अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। हनान अहमद, आपने मुझे क्वेश्चन लिख के भेजा है। एनीवेज मैं आपको इसका आंसर तो कर देती हूँ, लेकिन बेटे अभी मैंने आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम कहा था। इसका वैसे जवाब जो होता है वो होता है वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो पहले ज़रा मुझे क्लास प्रॉपरली स्टार्ट करने दो और उसके बाद फिर हम चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है हनान, होपफुली मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। नहीं नहीं हनान, नॉट कोई सच कोई सॉरी करने की तो जरूरत नहीं है, वैसे जनरली बता रही हूँ। ठीक है, देखो बाकी सारे बच्चे, मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, सारे बच्चे वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मैम क्या हाल चाल है। तो बेटे मेरे ख्याल में जो मतलब नॉर्मल सिनारियो होता है वो यही होता है कि जब कोई सलाम करे तो उसको फिर वालेकुम का जवाब देते हैं, ना कि एकदम से ठा करके क्वेश्चन मार देते हैं। ठीक है ना। आई होप सो कि फ्यूचर में आप इसका ख्याल रखोगे। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह फयाज, उष्ना अल्हम्दुलिल्लाह, अनमोल मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोग सुनाओ। तो अब जरा स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। हम लोगों ने कल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं। बेसिकली जब आप, क्योंकि अभी जैसे आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट टोटली नया है, तो मतलब इसको पढ़ने का ना एक स्पेसिफिक तरीका है। ठीक है, और वो तरीका जिसने पिक कर लिया वो रिलैक्स भी रहेगा और वो इंशाल्लाह ताला पेपर भी अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लेगा। बेसिकली अगर आप, जो आप लोगों को एफएबी मतलब जिसमें मैनेजमेंट के हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, फिर हम एचआर के बारे में भी पढ़ेंगे, हम लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे, हम इकोनॉमिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सो बेसिकली आप ये कह सकते हो दिस इज द सब्जेक्ट जो कि काफी चीजों का ना मिक्सचर है। ठीक है, अब कुछ बच्चे होते हैं जो कि मतलब जैसे मैंने कुछ पढ़ाया है ना, उसको जाके फटाफट से जाके ना उसको नेट से सर्च करना शुरू कर देंगे। जरूर करो, ठीक है, लेकिन एक चीज बता दूं। अच्छा एक चीज बता दूं कि आप लोग इसको जाके जरूर पढ़ो, लेकिन कोशिश करो कि उसमें से ना अपने नॉलेज के लिए, चलो ठीक है सारा आपने पढ़ लिया, लेकिन उसमें से जो आपने इंफॉर्मेशन ग्रैब करनी है ना, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन ग्रैब करो जो कि या तो जो मैंने डिस्कस की है, या आपको जितना वो याद रखना जरूरी है। मतलब वैसे पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इससे आपकी रीडिंग एबिलिटीज भी अच्छी होंगी, और जो कि इस पेपर को क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट है ना, वो है जी आपकी रीडिंग एबिलिटीज। जितनी ज्यादा आपकी चीजों को रीड करके अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी स्ट्रांग होगी ना, आपको इस पेपर में उतना ज्यादा पास करने में हेल्प आउट होगा। ठीक है, सो अब मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप लोगों ने सबका, आप लोग ये जैसे एक स्टूडेंट है जी, मुझे इनका नाम, हाँ जी हनान अहमद, हनान अहमद ने क्वेश्चन किया है, वो सबको नजर आ ही रहा होगा। हनान, अभी मैंने कल कोई बात नहीं की थी कि सिस्टम क्या होते हैं, इन्वायरमेंट क्या होता है, या ऑर्गेनाइजेशन कैसे इफेक्ट करती है। बेटे मैंने ऐसा कोई कल बात नहीं की। अभी सांस लो, हौसला करो, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो चीज जिस टाइम पे अच्छी लगती है ना, अगर उसको उसी टाइम पे डिलीवर किया जाए या डिस्कस किया जाए तो वो सबके लिए यूजफुल होता है।
ठीक है। अब मैं अगर आपको जल्दी जल्दी से सारी बातें आपको पहले दिन ही सारी बता दूंगी तो बेटे फिर आप हो सकता है आपको समझ आ जाए, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। और मैंने एज एन टीचर सबको साथ लेके चलना है। समझ आ गया? बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको मे बी इंग्लिश वोकैबुलरी में मसला आता है, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए ये टोटली नई चीज है, तो बेटे मैंने तो सबको साथ लेके चलना है। सही हो गया नान? तो इसलिए कोशिश करो कि जो चीज बता रही हो ना आपने उसको उतना ही अभी अंडरस्टैंड करना है, और उससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछो। जो आपको बताया गया है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी तो मैंने कल कुछ डिस्कस ही नहीं किया। कल तो पहली क्लास थी, तुम क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हो जैसे पता नहीं हम रिवीजन कर रहे हैं और हम बिल्कुल एंड पे पहुंच चुके हुए हैं। ठीक है, तो जस्ट होल्ड ऑन। और मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रही हनान, लेकिन मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर आप इस तरह से मतलब अगर आप इसको पिक करने का क्राइटेरिया नहीं अंडरस्टैंड करोगे ना और जल्दी 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 सारी चीजों को हड़प करने की कोशिश करोगे, तो बेटे मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि वो ना फिर अपनी एनर्जी बहुत जल्दी लूज कर देते हैं, और फिर जहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वहां पे उनके अंदर एनर्जी होती नहीं है। ठीक है जी, समझ आया आप लोगों आपको हनान अहमद? होपफुली आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आपने मेरे ख्याल में कल अभी जरा शौक शौक में अभी शौक शौक है ना, जैसे पहले दिन बच्चे स्कूल जाते हैं तो जरा नई नई किताबें होती हैं और पहले दिन जाके फिर बड़ा शौक शौक से नई नई किताबों को खोल के देखते हैं। तो हनान मुझे लगता है कि जैसे तुमने भी कल अभी मेरी क्लास ली तो शौक शौक में ना तुमने ये क्वेश्चन बीपीबी टेक्स्ट तुमने पढ़ा है, और वहां से तुमने पढ़ के जो है ना मुझसे क्वेश्चन पूछा है। जरूर पूछो, मैं भी तुम्हें इसका आंसर जरूर करूंगी बट इन द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है हनान, क्लियर हो गया जी आपको? चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं जी। हम लोगों ने कल सिर्फ एक नन्ही मुन्नी सी छोटी सी डेफिनेशन डिस्कस की थी। अच्छा, अब हमने कल छोटी सी डेफिनेशन डिस्कस की थी। हाँ जी, कल हम लोगों ने छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन डिस्कस की थी, एंड दिस इज द डेफिनेशन जो मैंने आपसे कहा था, जो कि अभी मैंने टाइप्स डिस्कस नहीं की, मैंने कल कुछ एज सच। तो हम लोग यहाँ पे एक दफा मैं रिपीट कर देती हूँ। अच्छा जी, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस कि आपका बिजनेस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन चाहे स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है, जो मर्जी बिजनेस कर रहे हो, जो मर्जी काम कर रहे हो, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में सोशल अरेंजमेंट होती है। सोशल अरेंजमेंट का मतलब कि आप एम्प्लॉयज को हायर करके आप उनको उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली अरेंज करोगे। ठीक है, विच हैज द कलेक्टिव गोल। कलेक्टिव गोल का मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं होती जो विदाउट एनी गोल्स काम करे, विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव्स काम करे। तो गोल कैन बी प्रॉफिट मेकिंग एंड कैन बी नॉन प्रॉफिट मेकिंग एज वेल। ठीक है, कंट्रोल ओवर इट्स परफॉर्मेंस का मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं होगी जो अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल ना करे।
परफॉर्मेंस कंट्रोल करने का मतलब आपने अपने जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको अपने एक्चुअल्स के साथ कंपेयर करते हो और वेरिएंसेस निकालते हो। तो आप लोगों को इसका आइडिया है कि कैसे निकालते हैं। एंड हैज अ बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब मैंने आपसे कहा फिजिकल बाउंड्री। समझ आ रहा है? फिजिकल बाउंड्री। फिजिकल बाउंड्री का मतलब जो प्रेमिसेस होता है, जो एरिया होता है जिसके अंदर रहते हुए हम काम करते हैं, दैट इज नोन एज एन बाउंड्री। अच्छा, अब वो कहता है सेपरेटिंग इट फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन की जो बाउंड्री है ना, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को उसके एनवायरमेंट से सेपरेट करती है। एनवायरमेंट का मतलब जो आपकी सराउंडिंग्स है, ठीक है। सो एनवायरमेंट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप कहीं पे कोई फैक्ट्री ओपन करके बैठे हुए हो, तो जो फैक्ट्री का जो इर्द गिर्द का पूरा एरिया है, दैट इज द एनवायरमेंट। तो बेसिकली जो उसकी बाउंड्री होगी ना, जो गेट है, जो दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं, सो बेसिकली वो उसकी बाउंड्री है। जैसे ही आप उसकी बाउंड्री के अंदर एंटर हो जाओगे, तो बेटे एम्प्लॉइज पे लाजमी होगा कि उन्होंने उस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है और उस कंपनी के लिए काम करना है। लेकिन जैसे ही वो उसकी बाउंड्री से बाहर हैं, तो बेटे वो काउंटेबल नहीं है ना, या लाइबल नहीं है कि वो उसके रूल्स को फॉलो करें, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर कल यहाँ पे डिफरेंट जो ये एग्जांपल्स थी उनको डिस्कस किया था। डन। उसके बाद मैंने आपसे जस्ट ये कहा था कि ऑर्गेनाइजेशंस हम बनाते क्यों हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने कहा था कि आप लोगों ने इन सारे पॉइंट्स को कंपेयर करना है इंडिविजुअल के साथ। इंडिविजुअल का मतलब कि एक काम अगर अकेले आप खुद से करो, ठीक है, और वही काम अगर आप ऑर्गेनाइजेशन बना के करोगे तो क्या एडवांटेज होगा ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का। सो दीज आर द सम एडवांटेजेस। अच्छा, मुझे अभी किसी बच्चे ने ऊपर कहा है कि जी उसका नेट का मसला हो गया था, तो रिपीट कर दें बेटे मुझे जरा उस बच्चे का नाम। फयाज, फयाज खान। बेटे जी अब ये सारा रिपीट करना तो पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो जब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी आप सुन लेना कल का लेक्चर और फिर आप मुझसे पूछ लेना अगर आपको कोई चीज ना समझ आई हो, ठीक है। वैसे फयाज डोंट यू वरी अबाउट इट, कल हम लोगों ने कोई एसेज को इतना मेजर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, ये इतना ज्यादा नहीं पढ़ा था जिसपे आप परेशान हो। आप आज भी अगर पिक करोगे तो आप चीज कवर अप हो जाएगी, ठीक है फयाज। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। डन। सो डोंट यू वरी अबाउट इट। अगर फिर भी कोई मसला होगा तो बेटा आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगी। क्लियर है जी? अच्छा, पहले मुझे बताओ कि कल जिन बच्चों ने लेक्चर लिया है उनको कल किसी भी चीज से कोई मसला। एक बात बता दूं, अच्छा अच्छा जी, हनान अहमद, आपने मुझे क्वेश्चन किया है कि जी किसी कंपनी के एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव। मुझे एक बात बताओ हनान, मैंने ऑब्जेक्टिव गोल किसको कहते हैं? जो आपका फाइनल जो टारगेट होता है। बेटे एक से ज्यादा कैसे गोल हो सकते हैं? एक मेजर गोल होगा ना, प्रॉफिट कमाना है या नॉन प्रॉफिट कमाना, नॉन प्रॉफिट के लिए काम करना है। अब प्रॉफिट कमाना कैसे है? मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, या मैन्युफैक्चरिंग में कितनी प्रोडक्ट्स बनानी है, वो डिपेंड करता है। लेकिन हनान कोई अकल वाली बात करो, मतलब किसी भी कंपनी की कोई बेसिकली जो मेन गोल है वो तो एक होगा ना, वो मल्टीपल कैसे हो सकते हैं? एक, हाँ जी ठीक है जी हनान, आपको समझ आ गया है? अच्छा, कल कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे तो मैं उनको क्लियर करना चाह रही हूँ। आप लोगों ने लेवल ए या लेवल बी में बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी हुई होगी, ठीक है। जैसे अगर हम कहते हैं कि कोई भी एक्टिविटी, आप लीगल एक्टिविटी आप प्रॉफिट कमाने के लिए करो, तो दैट इज नोन एज एन बिजनेस। समझ आ गया?
लेकिन एक बात याद रखना, हर बिजनेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। क्लियर? जैसे एक सिंपल सी बात है, आप अगर एक फल वाली रेड़ी वाले की बात करते हो, ठीक है, या जो सब्जी बेच रहा होता है, वो बिजनेस कर रहा है, वो एक लीगल काम कर रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है और वो एक्टिविटी डेली बेसिस पे करता है, वो बिजनेस है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई सोशल अरेंजमेंट नहीं है, या एज सच उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, या बेसिकली वो मतलब कोई डिफरेंट लोग जो है वो मिलके वहां पे काम नहीं कर रहे। तो इसलिए आपने बिजनेस को सेपरेट रखो और ऑर्गेनाइजेशन को सेपरेट रखो। इससे पहले कि कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आए, मैंने इसलिए पहले ही बता दिया है कि आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। आप लोग लेवल ए लेवल बी में बिजनेस को बहुत डिस्कस करके आगे हुए हो, अब हमने उन्हीं चीजों को नहीं दोबारा घसीटना। हम अब थोड़ा से ऊपर बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ठीक है, अब आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो कंपनी बनानी पड़ेगी ना, ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी, तो वो कैसे बनानी है हम इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ तक बात क्लियर हो गई? चलें जी, नेक्स्ट वन इज हाउ ऑर्गेनाइजेशन डिफर। अब बेसिकली अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, देखो कुछ कंपनीज होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती हैं, कुछ होती हैं जो सर्विसेज दे रही होती हैं, या कुछ होती हैं जो प्रॉफिट के लिए काम कर रही होती हैं, और कुछ होती हैं जो नॉन प्रॉफिट के लिए काम कर रही होती हैं। डिफरेंट होती है ना? पहले मुझे बताओ, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। हमने यहाँ पे देखना है कि हम उन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, किन किन फैक्टर्स को देखते हुए हम उनमें डिफरेंस क्रिएट करेंगे। आप लोगों को पहले मुझे बताओ, मेरी बात समझ आई है? ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, मैं अभी 1 मिनट में वापस आती हूँ। हाँ जी, चलिए जी, आई एम बैक। मैंने भी आपसे यहाँ पे ये कहा कि हम लोगों ने अब ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंस करना है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ा, हो सकता है आप में से बहुत से बच्चों को समझ आ गया हो, लेकिन जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि हम डिफरेंस कर क्यों रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रही है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, तो ठीक है, इतना काफी है। सो हमें क्या जरूरत है कि हम उनमें डिफरेंस करें। तो बेसिकली बेटे, डिफरेंस करने का रीजन ये है कि जब आपने रूल्स बनाने होते हैं, जब आपने कोई लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करने होते हैं, तो फिर उनमें डिफरेंस पता होना जरूरी है ना। आप एक जैसे रूल्स हर कंपनी पे तो नहीं अप्लाई कर सकते, या एक जैसी लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस हर ऑर्गेनाइजेशन पे तो नहीं एप्लीकेबल कर सकते। तो रूल्स के लिए
रेगुलेशंस के लिए, लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए. सो वी हैव टू मेक सम डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई. चले, नंबर 1 इज, देखो वो कहते हैं ओनरशिप एंड कंट्रोल. सबसे पहला आप कह लो कि आपके पास है कि आप ओनरशिप और कंट्रोल को देख के आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस कर सकते हो. अब मैंने यहाँ पे आगे रेड कलर से जो लिखा हुआ है ना, ये एग्जांपल्स हैं. गवर्नमेंट और प्राइवेट, देखो ऑर्गेनाइजेशंस तो दोनों है ना. गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर कोई प्राइवेटली काम कर रहा है तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे हमने डिफरेंस क्यों करेंगे कि जब लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करते हैं या रूल्स की बात करते हैं, सो आप लोगों को इस बात का आइडिया है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं. ठीक है. सो ओनरशिप को और कंट्रोल को देखते हुए हमने दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर दिया. मुझे बताओ, आपको ये बात समझ आ गई है? जल्दी जल्दी बताइएगा, आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई? चलो, सेकेंड पॉइंट इज लीगल स्टेटस. अब आपको ऑटोमेटिकली जो सारे पॉइंट्स हैं वो खुद ही समझ आना शुरू हो जाएंगे. सेकेंड, आपके पास एक टूल है. ठीक है, टूल कह लो, की कह लो, कि आपके पास है कि आपने डिफरेंस कैसे क्रिएट करना है. लीगल स्टेटस का मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो प्राइवेट लिमिटेड के लिए रूल्स अलग होते हैं, पब्लिक लिमिटेड के लिए रूल्स अलग होते हैं. डन. तो आपने लीगल स्टेटस के अकॉर्डिंगली डिफरेंस कर लिया. फिर एक्टिविटी को भी देख सकते हो. अच्छा, एक बात बता दूं, इन सबको देखना जरूरी नहीं है. आप इनमें से कोई भी एक फैक्टर उठा के आप डिफरेंस कर सकते हो, लेकिन हम जस्ट पढ़ने के लिए, आपको बताने के लिए सारे फैक्टर्स बता रही हूँ. लेकिन ये नहीं है कि आपने इन सब फैक्टर्स को यूज करना है कि पहले ओनरशिप कर लिया, फिर लीगल स्टेटस कर लिया. डन हो गया. अच्छा, एक्टिविटी में आ जाएगा भी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम कर रही है या सर्विसेज के लिए काम कर रही है. ठीक है. तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको पता है, इवन आप लोग जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग से होती है नेचर, और सर्विसेज के लिए अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की नेचर अलग से होती है. डिफरेंस क्रिएट हो गया. डन. देन प्रॉफिट मेकिंग है या नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग है, तो उसमें रूल्स डिफरेंट होंगे. साइज में आ जाएगा कि स्मॉल स्केल है और लार्ज स्केल है. स्मॉल स्केल का मतलब जो बिजनेसेस बिल्कुल घरों में स्टार्ट हुए हुए हैं, और जो बिजनेसेस जिन्होंने पूरे पूरे प्लांट लगाए हुए हैं. डिफरेंस हो जाता है ना. डन. और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब कि बिजनेसेस ने टेक्नोलॉजी में कितने एडवांस हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली देखोगे कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने डिफरेंस कैसे करना है. सो दीज आर सम टूल्स यू हैव, जिनके अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो डिफरेंस कर सकते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? चलें जी, ये आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है. इसका आंसर आप लोगों को नजर आ रहा है. डन. आप लोगों ने सिर्फ आंसर पे फोकस नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ कि आप लोगों को इसका आंसर ये समझ आ रहा है या कोई लॉजिक बन रही है. Which of the following are usually seen as the primary objective of company? ठीक है. To maximize the wealth of the shareholder, then to protect the environment and to make a profit. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी का ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो किसी भी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है. ठीक है. प्रॉफिट कमाना और शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, भाई ये तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है. एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, एक बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव है, बट इसके आगे नोट कर लो, दिस इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का मतलब पोल्यूशन क्रिएट नहीं करनी, या वेस्टेज को आपने सही तरह से डिस्पोज ऑफ करना है, ये ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होगा. ठीक है. सो उसने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनीज. डन. ये क्वेश्चन समझ आ गया?
हाँ जी, मुझे बताइएगा, क्वेश्चन समझ आ गया जी आपको? चलो जी, नेक्स्ट अब हम जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं, आप ये कह सकते हो कि एक्चुअल में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, के ऑर्गेनाइजेशन की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है? कमर्शियल, नॉट फॉर प्रॉफिट, पब्लिक सेक्टर, एनजीओज एंड कोऑपरेटिव्स। तो अब हमने इनको टर्न बाय टर्न आज डिस्कस करेंगे, ठीक है जी? सबसे पहले कमर्शियल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? इज एन एंटिटी दैट हैज बीन क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है? जनरेटिंग प्रॉफिट को मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आप लोगों को मेरे नोट्स में या जो पीडीएफ में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, उसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, जो बात याद रखने वाली है, हमेशा वो आपको या तो डिफरेंट कलर में मिलेगी या आपको अंडरलाइन हुई भी मिलेगी। तो इसलिए आपने उन पॉइंट्स को जरा मेजरली फोकस करना है, जहां जहां पे आपको अंडरलाइन या कोई भी टर्म जो है वो आपको डिफरेंट कलर में मिल रही है, ठीक है? अच्छा, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन किनको कहते हैं? जो कि प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, प्रॉफिट जनरेट करती हैं। अच्छा, अब कमर्शियल सेक्टर में आ जाते हैं भी सोल ट्रेडर, ठीक है, इसके बारे में आपको पता है। पार्टनरशिप, इसके बारे में भी आपको पता है। देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ठीक है? अच्छा जी, चलो जी। यहाँ पे अब हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। आप लोगों को जो ये कमर्शियल सेक्टर में जो आगे चार सब कैटेगरीज आपको नजर आ रही हैं, आप लोग को उसके बारे में पता है, आप लेवल बी में पढ़ के आ चुके हुए हो, लेकिन स्टिल चलो आपके नॉलेज के लिए थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सोल ट्रेडर बिजनेस हम उसको कहते हैं कि भाई जहाँ पे सिंगल ओनर होता है, ठीक है? एक ओनर है, मैक्सिमम काम वही कर रहा है, मे बी उसने अपने अंडर कुछ हेल्पर रख लिए हैं, लेकिन जो मेजरली जो पैसा लगाया हुआ है वो सिंगल ओनर ने लगाया हुआ है, तो उसको हम सोल ट्रेडर कहेंगे। पार्टनरशिप, एक से ज्यादा अगर ओनर हो जाते हैं तो वो पार्टनरशिप में आ जाएगा। आप लोगों ने पार्टनरशिप में लेवल ए लेवल बी में फाइनेंस के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि क्या होता है। अच्छा, देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ठीक है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज उनको कहते हैं जिनके शेयर्स फ्रेंड्स और फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, समझ आ गया? और इसको लिमिटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डर्स जिन्होंने इसके शेयर परचेज किए हुए होते हैं, दे हैव अ लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है? लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कि इन एनी केस ऑफ कि अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो शेयर होल्डर्स आर नॉट लाइबल कि वो कंपनी के लॉस को पूरा करें, तो इस वजह से लिमिटेड का वर्ड है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज किनको कहते हैं? जिनके शेयर्स फ्रेंड्स और फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है? पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कौन सी होती हैं? जिनके शेयर्स जो हैं वो जनरल पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और कैसे होंगे? थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, सही है? मैं दोबारा बोल रही हूँ, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हम उनको कहते हैं जिनके शेयर्स जनरल पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? और लिमिटेड का मैंने आपको मतलब बता दिया है कि यहाँ पे लिमिटेड का मतलब वर्ड का मतलब क्या है, जो ऑलरेडी आप लोग फेमिलियर हो इससे। डन। अब मुझे बता दो, कमर्शियल सेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? चलो, सेकंड इज नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, डन। इन डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट टू कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर स्टार्टेड एंड रन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग बेनिफिट, ठीक है? ये मैं इस वर्ड को अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको याद रह जाए। प्रोवाइडिंग बेनिफिट, ठीक है? दीज बेनिफिट्स मे बी प्रोवाइडेड ऑन एन इंडिविजुअल लेवल और टू सोसाइटी एज अ होल, ठीक है? बेनिफिट का मतलब, नॉट फॉर प्रॉफिट का मेन पर्पस होता है लोगों को फायदा देना। अब वो डिपेंड करता है कि आप इंडिविजुअल बेसिस पे दे रहे हो या एज एन सोसाइटी एज अ होल दे रहे हो, ठीक है? नॉट फॉर प्रॉफिट समझ आ गया? हाँ जी, नॉट फॉर प्रॉफिट क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैं नॉट फॉर प्रॉफिट के बाद फौरन बाद पब्लिक सेक्टर अभी बाद में देखते हैं,
लेकिन मैं आप लोगों के साथ फौरन बात, ये जो एनजीओज की डेफिनेशन लिखी हुई है ना, इसको डिस्कस करूंगी। NGOs are any organization that work towards a social, cultural, economical and educational cause। ठीक है, ये डेफिनेशन है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अब मेरी बात गौर से सुनना। जब हम NGOs की बात करते हैं ना, NGOs बेसिकली लोगों के लिए काम करती है, जैसे सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल या एजुकेशनल अवेयरनेस देने के लिए एनजीओ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई एनजीओ बच्चों को जाके एजुकेशन दे रही है या कोई अवेयरनेस दे रही है, ठीक है, तो वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेगी। वेयर एज अगर हम नॉट फॉर प्रॉफिट की बात करें, तो नॉट फॉर प्रॉफिट का पर्पस, ठीक है, वो बेनिफिट के लिए काम कर रही है। लेकिन जैसे अगर कोई कंपनी मेडिसिन बना रही है ना, और वो लोगों के फायदे के लिए बना रही है, तो बेटे वो कंपनी अगर तो नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो वो लोगों से इतने पैसे जरूर लेंगी जितनी उनकी कॉस्ट आई है। ठीक है, वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं करेंगे, लेकिन जितनी कॉस्ट आई है वो उतनी पैसे जरूर लेंगे, तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट है। लेकिन अगर एनजीओ लोगों को फॉर एग्जांपल कोई अवेयरनेस दे रही है या कोई मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है, तो वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको एनजीओ में और नॉट फॉर प्रॉफिट में डिफरेंस समझ आया? तो हर एनजीओ नॉट फॉर प्रॉफिट में तो आएगी, ठीक है, क्योंकि इनका काम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना नहीं है। लेकिन हर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी एनजीओ नहीं होगी। आपको मेरी बात समझ आई? इसलिए अगर हम शौकत खानम की एग्जांपल लेना, तो शौकत खानम नॉन प्रॉफिट में आ जाता है, एनजीओ नहीं है। समझ आ रहे हैं? वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करते, वो नॉट फॉर प्रॉफिट है। उनका मेन एम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना नहीं है, तो इसलिए वो पेशेंट से इतने पैसे लाजमी लेते हैं जितना उनकी मेडिकेशन पे या जो रिसर्च है उस पर उतनी कॉस्ट आई है। हाँ जी, मुझे बताएं, आपको मेरी बात समझ आई है? डन। तो बहुत से बच्चे एनजीओ को और नॉट फॉर प्रॉफिट को, ठीक है, मिक्सअप करते हैं। लेकिन आज आप लोगों ने डिफरेंस देखा कि हर एनजीओ जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट है, लेकिन हर नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी एनजीओ में नहीं आएगी। हाँ जी, क्लियर हो गया डिफरेंस? ठीक है, इससे मैंने आपको ये दोनों साथ साथ करा दिए ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए। उस्मान अली, देखो, जब हम नॉन एनजीओ की बात कर रहे हैं ना, तो उस्मान एनजीओ तो आपकी पैसे ले ही नहीं रहे ना। जैसे अगर फॉर एग्जांपल एनजीओ किसी गांव में जाके लोगों को एजुकेशन दे रही है, तो बेटे वहां पे एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी, कोई पैसे नहीं ले रहे। लेकिन अगर हम कोई इंस्टीट्यूट ऐसा ओपन करते हैं जहां पे आपको फॉर एग्जांपल मतलब एज एन आप फ्री ऑफ नहीं, सॉरी, हाँ, अगर हम कोई इंस्टीट्यूट ऐसा ओपन करते हैं कि जहां पे हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम उनसे माइनर से इतने पैसे ले रहे हैं जितनी हमें उस इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए कॉस्ट की जरूरत पड़ती है, तो फिर वो नॉन प्रॉफिट में आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? ठीक है जी। और अब बहुत सी एग्जांपल्स हैं। अगर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो आप लोग इसको अगर सर्च करोगे तो आपको बहुत सी एग्जांपल्स नजर आ जाएंगी। जैसे जैनुल हसन, कोई खुदा का नाम लो बेटे, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे आ गया है
बेटे कोई ब्रेक इवन की बात की है? कॉस्ट अगर आपकी एक दवाई बनने पे 10 रुपए कॉस्ट आई है, मैं जाके लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाह रही हूँ कि उनको फायदा हो, तो जैन मैं उनको वो दवाई ना, वो मेडिसिन 10 रुपए की ही दे दूंगी। मैंने प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन मैं लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रही हूँ कि मिनिमम से मिनिमम मेरी जितनी कॉस्ट आई है मैंने जस्ट उनसे उतनी ली है। तो कोई खुदा का नाम लो, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आता। ठीक है जैन? हाँ जी, क्लियर हो गया आप लोगों को? जैन, आपने मेरी बात माननी नहीं है। ब्रेक इवन उसको कहते हैं कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट के लिए काम कर रही है तो उसका एक ऐसा पॉइंट जहां पे उसको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना उसको लॉस हो रहा है, वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। लेकिन उस कंपनी का मेन गोल तो प्रॉफिट कमाना होता है ना। मैंने आपको यहाँ पे ये कहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज वो होती हैं जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करती हैं। समझ आ रहे हैं? बेहतरी के लिए काम करती हैं। तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे आ गया? हमारा मकसद ही नहीं है ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव करना। दाने जी, चलो जी, तो ये आप लोगों की यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट और एनजीओ का कॉन्सेप्ट ये आप लोगों का क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज बेटे, आप लोग ना ठीक है, मतलब आप लोग सिर्फ वर्ड्स पिक करते हो कि मैंने बोला कि जी कॉस्ट जो है वो हम सिर्फ ले रहे होते हैं। सिर्फ लफ्जों पे ना रहा करो, मतलब आप उसका पीछे कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंड किया करो। ठीक है? तो तब आपको चीजें समझने में होपफुली ज्यादा आसानी होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की टाइप है जी पब्लिक सेक्टर। दाने जी, पब्लिक सेक्टर कहते हैं दे ऑल्सो डू नॉट ऑपरेट फॉर प्रॉफिट। ये बात याद रखनी है। दे आर सेटअप एंड रन बाय द गवर्नमेंट। अब कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम जिनको गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, डन, उनको हम पब्लिक सेक्टर कहेंगे। हाँ जी, आपको मेरी बात समझ आई है? पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस उनको कहते हैं जिनको गवर्नमेंट ओन कर रही होती है, जिनको गवर्नमेंट ही रन कर रही होती है, और उन कंपनीज का काम होता है सोसाइटी को, लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना। लेकिन नॉर्मली मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना बेटे, उनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, मैक्सिमाइज करना नहीं होता। उनका काम होता है सोसाइटी के लिए गुड्स प्रोवाइड करना या सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें, हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, तो बेटे वो पब्लिक सेक्टर में आ जाएंगी। आप देखो कितने माइनर से चार्जेस होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं, लेकिन उन इंस्टीट्यूट्स का काम होता है लोगों को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना। डन? पब्लिक सेक्टर समझ आ गया? अच्छा अब्दुर्रहमान, आपने क्वेश्चन किया है कि जी कुछ मेडिकल सेक्टर्स हैं जो सबसे मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट लेते हैं। अब मुझे जो आपका क्वेश्चन समझ आया ना, तो बेटे वो तो फिर नॉन प्रॉफिट हो जाएगा ना।
कि अगर वो जस्ट मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट लेते हैं, लेकिन अगर वो मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ओन कर रही है तो फिर वो पब्लिक सेक्टर है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल कोई अपने ओन पे ओन कर रहा है लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, तो बेटे फिर वो नॉन प्रॉफिट में आ जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता दूं। ये पब्लिक सेक्टर है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको गवर्नमेंट ओन कर रही है, जिसको गवर्नमेंट रन कर रही है, वो पब्लिक सेक्टर होता है। ठीक है। अब मेरी एक और बात याद रखनी है। अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिनको कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ओन कर रहा है या रन कर रहा है, तो फिर वो प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा ना। समझ आ गया? ये तो जनरल सा मतलब है उसका। तो आप लोगों ने एक बात जहन में रखनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिखा हुआ हो या पब्लिक सेक्टर लिखा हुआ हो, उन दोनों का अलग मतलब है, उनको आपने कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है जी। तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊं, हम लोगों ने अंजर में भी आपको पीछे बता के तो आई हूँ, कमर्शियल सेक्टर वो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिनका काम प्रॉफिट कमाना है। समझ आ रहा है? और कमर्शियल सेक्टर जो है वो सारी प्राइवेट के लिए काम करिए। प्राइवेट इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? हम जैसे आम लोग जब बिजनेस करेंगे तो वो प्राइवेट सेक्टर है। कमर्शियल उसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। सोल ट्रेडर भी प्राइवेट है, पार्टनरशिप भी प्राइवेट है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी प्राइवेट है, इवन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज भी प्राइवेट है। ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को गवर्नमेंट ओन कर रही है तो वो पब्लिक सेक्टर में आ जाएगा। हाँ जी, मुझे बताएं आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? हाँ जी, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कमर्शियल सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर भी इसको कह सकते हो, हम लोगों ने ये टाइप्स पढ़ी हैं। देन फिर मैंने आपसे कहा कि कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाह रही है तो वो नॉन प्रॉफिट है। देन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ओन कर रही है या गवर्नमेंट रन कर रही है तो वो पब्लिक सेक्टर है। और एनजीओज आर लाइक, अगर आप लोगों की बेहतरी के लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना चाह रहे हो तो वो एनजीओज है। ठीक है। और एनजीओ बेटे जाहिर सी बात है, उनका कोई कैपिटल नहीं जनरेट होता। एनजीओ फंड्स लेती हैं इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट से या लोगों से और डोनेशन लेके फिर आगे काम कर रही होती है। ठीक है। चलें जी, अब हम लोगों के पास जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, कॉपरेटिव्स, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ये पॉइंट है। उसकी रीजन कि आप लोगों ने पहले कॉपरेटिव्स के बारे में पहले कहीं नहीं पढ़ा। एक शाम आपने क्वेश्चन किया है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या बनता? प्राइवेट सेक्टर है लाइक जब मेजॉरिटी शेयर गवर्नमेंट के ही हो। तो इफ्शाम
फाइनेंस के स्टूडेंट आप हो, आपको ये चीजें ज्यादा बेहतर पता हैं कि जब किसी भी कंपनी के अंदर मेजॉरिटी शेयर्स लाइक 70% अबव शेयर्स जिसके होते हैं ना, ओनर वो होता है। समझ आ गया? तो अगर फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ओन कर रही है और गवर्नमेंट ही रन कर रही है, तो बेटे वो पब्लिक सेक्टर है। समझ आ रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन का मतलब कि अगर गवर्नमेंट अपने शेयर, मैक्सिमम शेयर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को दे दे, तो फिर वो प्राइवेटाइजेशन में आ जाएगा। अब मुझे बताओ क्या पूछ रहे हो इससे बात? अच्छा भाई, ये जो अब आप लोग जो शेयर्स पे डिस्कशन कर रहे हो ना कि 51% पे होती, ये आप लोगों का फाइनेंस से रिलेटेड है। ये आप लोग वहां पे पढ़ोगे, तो मैं अभी इस पे डिस्कशन नहीं करूंगी कि 60% शेयर्स हैं या 70% शेयर्स हैं। ठीक है, सो ये आप लोगों ने वहां पे फाइनेंस पे पढ़ना है, तो आप लोगों को वहां पे पता तो है, आप लोगों ने पढ़ के आए हुए हो, लेकिन अगर स्टिल नहीं पता तो आप लोगों का ये एफएफए में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है जी, इब्शाम आपको मेरी बात समझ आ गई है? चले जी, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने लगी हूँ। इब्शाम मुझे एक बात बताओ, थोड़ी सी ना सेंसिबल बात करो कि जब कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं, इब्शाम वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे ना? ठीक है, उनको गवर्नमेंट सैलरी दे रही होगी। ठीक है, आपने कहा कि जी मैनेजमेंट उसकी प्राइवेट लोग करते हैं। प्राइवेट लोग कौन होते हैं? कोई जिन होते हैं? ठीक है, तो जो सिंपल सी बात है, आप लोग उसको इतना कंफ्यूज कर रहे हो। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो या किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाते हो, वहां पे जो टीचर्स होते हैं या जो डॉक्टर होते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। उनको गवर्नमेंट पैसे दे रही होती है। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पे जो डॉक्टर्स हैं या टीचर्स हैं, उनको वो कंपनी, प्राइवेट ओनर जो है वो पैसे दे रहे होते हैं। प्राइवेट लोग, प्राइवेट का मतलब है अगर आप या मैं, हम जाके कोई बिजनेस शुरू कर दें, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो प्राइवेट सेक्टर होगी। सिंपल। ठीक है, बस अब मैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर पे और कोई डिस्कशन नहीं करूंगी। चलें जी, नेक्स्ट वन इज द कॉपरेटिव्स। कॉपरेटिव्स को आप लोगों ने बड़े गौर से सुनना है। और कॉपरेटिव्स में वो आपसे कहता है, these organizations and associations are jointly owned and controlled by consumer who use their services. Since they are jointly owned, all members have equal votes and enjoy a democratic control on the organization. नॉर्मली बच्चों को ये डेफिनेशन पढ़ के समझ नहीं आती, तो आप लोगों के लिए मैंने कॉपरेटिव्स के ना ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आगे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या करने लगे हैं, हम पहले इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद मैं आप लोगों को ये डेफिनेशन दोबारा से शो कराऊंगी, ताकि अब आप लोगों को इसका सेंस समझ आ जाए। ठीक है, सो ये पॉइंट्स हम डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है, कॉपरेटिव्स ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या होता है? मे एंड मे नॉट बी प्रॉफिट मेकिंग। समझ आ रहा है? मतलब क्या हुआ कि कॉपरेटिव्स ऑर्गेनाइजेशन में एंड मे नॉट, मतलब क्या है, प्रॉफिट के लिए काम करेंगी भी और नहीं भी करेंगी।
आपको मेरी बात समझ आई है? थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन अभी जो मैं बोल रही हूँ ना, सिर्फ आपने उसको अंडरस्टैंड करो। मे एंड मे नॉट बी प्रॉफिट मेकिंग। आपको पहले मुझे बताओ, यहां तक बात समझ आई है? ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपने याद रखना है, मैं अभी आपको एग्जांपल्स देती हूँ। सेकेंड पॉइंट आपने याद रखना है कि कॉपरेटिव्स के अंदर जितने लोग पैसा लगाएंगे ना, जितने लोग इन्वेस्ट करेंगे, उनको हम शेयर होल्डर्स नहीं कहेंगे, दे आर कॉल एज मेंबर और वर्कर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ आ रहे हैं कि वो मेंबर्स हैं या वो वर्कर्स हैं? ठीक हो गया। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। अभी जो बातें याद रखने वाली है ना, अभी सिर्फ वो याद रखो, फिर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैं रिपीट कर रही हूँ, कॉपरेटिव्स का मेन एम मे एंड मे नॉट बी प्रॉफिट मेकिंग। ठीक हो गया। तो जहां पे भी ये स्टेटमेंट देखोगे ना, आंखें बंद करनी है और कॉपरेटिव्स के साथ मार्क कर देना है। फिर कॉपरेटिव्स के अंदर जितने भी लोग होंगे जो पैसा लगाएंगे, वो उसके शेयर होल्डर्स नहीं होंगे, वो उसके मेंबर्स या वर्कर्स होंगे। डन। दूसरी बात, तीसरी बात, हर मेंबर को इक्वल राइट होगा वोट करने के लिए फॉर डिसीजन मेकिंग। समझ आ गई कि डिसीजन जब भी लेना है ना, तो हर मेंबर को इक्वली राइट होगा कि वो अपनी ओपिनियन दे सके या अपना वोट कर सके। मुझे बताओ, पहले ये तीन बातें समझ आ गई? हाँ जी, आपको तीन बातें क्लियर हो गई? चलो, आप लोगों ने एक एग्जांपल के, मेरी एग्जांपल सुननी है और उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने फिर कॉपरेटिव्स को अंडरस्टैंड करना है। वेल, पाकिस्तान के अंदर कॉपरेटिव्स ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट ना होने के बराबर है, इसलिए आप लोगों ने शायद कभी नहीं सुना होगा। लेकिन कॉपरेटिव्स के अंदर होता क्या है, जैसे अगर मैं C7 के साथ कॉपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन रन करूं, तो बेटे हम क्या करेंगे कि हम सब मिल के हम एक कॉपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे और हम उस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं होंगे, हम मेंबर्स और वर्कर्स होंगे। उसका मतलब क्या है? यानी कि हम सारे पैसा इकट्ठा करके, जो जितना जितना पैसा लगाना चाहता है, ठीक है, जितना जितना इन्वेस्ट करना चाहता है उसने इन्वेस्ट कर दिया, और उस इन्वेस्ट करने के बाद हम वो सारा पैसा इकट्ठा करके उस कंपनी के लिए कोई एसेट परचेज करेंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ कि हम एसेट ले लेंगे, फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी ले लेते हैं। हाँ जी, तो हम यहाँ पे कह रहे थे कि हम लोगों ने सबने पैसा इकट्ठा किया, और पैसा इकट्ठा करने के बाद हम लोगों ने उसकी, उस कंपनी के बिहाफ पे हमने ले ली भाई एक गाड़ी। समझ आ गया? उस्मान आरिफ बेटे, मैंने आपसे क्या कहा है? आप लोग मेरी बात गौर से नहीं सुनते हो। मैंने कहा जो जितना पैसा लगाना चाहता है वो उतने पैसे लगा लेगा। और कंपनी में भी जो शेयर्स होते हैं, मैं 10% शेयर खरीदती हूँ, तुम 20% शेयर खरीदते हो, सारे शेयर होल्डर के इक्वल शेयर तो नहीं होते ना। उस्मान समझ आ गया? तो इन्वेस्टमेंट इक्वल कैसे हो सकती है? अगर हो सकता है मैं 10,000 देती हूँ, आप हो सकते हैं आप 50,000 दे दो। समझ आया है? तो इक्वल इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती और इक्वल शेयर्स भी नहीं होते। क्लियर? चलें, तो हमने ये कहा कि हम एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, हमने गाड़ी खरीद ली। आपको पहले मुझे बताओ, यहाँ तक स्टोरी समझ आई है? हम सब ने क्या किया कि जो जो जितनी जितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसने उतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, और पैसा इकट्ठा करने के बाद हमने एक गाड़ी खरीदी। ठीक है। अब एक बात याद रखना,
कॉपरेटिव्स का मेन एम उसने कहा है मे एंड मे नॉट बी प्रॉफिट मेकिंग। तो याद रखना कॉपरेटिव्स के अंदर जो भी हम एसेट होता है या जो भी हम उस कंपनी का जो मेन पर्पस होता है, सबसे पहले उससे जो मेंबर्स हैं ना या वर्कर्स हैं वो पहले खुद से फैसिलिटेट होते हैं। मेरी बात समझ आई है? मैं दोबारा बोल रही हूँ, कॉपरेटिव्स के अंदर जो फैसिलिटीज होती है ना या जो भी आप एसेट लेते हो, तो उससे सबसे पहले मेंबर्स या वर्कर्स खुद फैसिलिटेट होते हैं। तो इसलिए वो जो खुद फैसिलिटेट होने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाएगा मे नॉट बी प्रॉफिट मेकिंग में। ठीक है, तो हम लोगों ने जो गाड़ी खरीदी है वो गाड़ी खरीदने के बाद सबसे पहले मेंबर्स जो हैं वो खुद से फैसिलिटेट होंगे, उस गाड़ी को खुद यूज करेंगे। समझ आ रहा है? अब यूज कैसे करेंगे वो जाहिर सी बात है, वो हम लोग इक्वल राइट है सबको डिस्कशन करने का, और हम डिस्कशन करेंगे कि वो गाड़ी कितने कितने दिन जो है वो किस किस मेंबर के पास है। आपको मेरी बात यहाँ तक समझ आई? हमने कॉपरेटिव्स में क्या किया कि सबने मिलके इन्वेस्टमेंट की, जो जितना जितना पैसा लगाना चाहता है पैसा लगाया, हमने पैसा इकट्ठा करने के बाद एक गाड़ी खरीद ली। अब वो गाड़ी की जो फैसिलिटी है, हम पहले एज एन मेंबर या एज एन वर्कर हम खुद फैसिलिटेट होंगे। समझ आ रहे हैं? हम खुद फैसिलिटेट होंगे। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आ जाएगा मे नॉट बी प्रॉफिट मेकिंग में। समझ आ गया? अब अगर कोई आउटसाइडर हमारे पास आता है और वो आके हमसे वो गाड़ी खरीदने की कोशिश मतलब गाड़ी लेने की कोशिश करता है, तो हम वो गाड़ी उसको रेंट पे दे देंगे। ठीक है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए हम उसे रेंट चार्ज करेंगे। अब वो जो रेंटल इनकम आएगी ना वो हमारी आ जाएगी प्रॉफिट मेकिंग के अंदर। समझ आ गया? पहले हमने मेंबर खुद फैसिलिटेट हुए, और फैसिलिटेट हो रहे जब हो रहे होंगे तो अगर कोई आउटसाइडर अगर आ जाता है और वो गाड़ी हमसे परचेज करता है या हमसे फैसिलिटी मांगता है, तो उस गाड़ी को हम उसको 1 या 2 या 3 दिन के लिए रेंट पे दे देंगे। तो वो जो रेंटल इनकम होगी वो हमारे लिए हो जाएगी प्रॉफिट मेकिंग। समझ आ गया? दोनों के लिए काम कर रहे हैं, मेंबर्स को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं और आउटसाइडर से भी फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, अब वो जो इनकम जनरेट हुई है वो डिपेंड करता है, उसको मेंबर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या उसको फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर लेते हैं। वो शेयर जो मेंबर्स हैं वो इक्वल डिस्कशन के साथ वो खुद डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जो कि एज एन कोऑपरेटिव्स रन हो रहे हैं, बहुत से स्कूल्स हैं जो कि कोऑपरेटिव्स रन हो रहे हैं, जो कि बहुत से बैंक्स हैं जो एज एन कोऑपरेटिव्स रन हो रहे हैं। कि कुछ लोगों ने मिलके वो हॉस्पिटल स्टार्ट किया। अब उस हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी फैसिलिटीज हैं पहले मेंबर खुद फैसिलिटेट होंगे। समझ आ रहा है? और उसके बाद अगर कोई आउटसाइडर आ जाता है तो उस आउटसाइडर से फिर आप चार्जेस दे रहे हो और उसको आप फैसिलिटीज दे रहे हो। डन? आप लोगों को पहले बताओ, आपकी 3 पॉइंट्स जो हैं और जो मैंने आपको पूरी एग्जांपल बताई है आप लोगों को क्लियर हो गई? अच्छा जी, अब अगर मैं इस डेफिनेशन पे वापस आऊं, दीज ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशन, ये याद रखना कि इनको एसोसिएशन इसलिए कहते हैं बिकॉज मतलब डिफरेंट मेंबर मिलके इसको स्टार्ट करते हैं। आर जॉइंटली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कंज्यूमर्स हु यूज देयर सर्विसेज। समझ आ गया? कि जो उसके कंज्यूमर है ना, मतलब जो जिन लोगों ने उसके एसेट यूज करने हैं वो ही कंट्रोल कर रहे हैं और वो ही ओन कर रहे हैं। Since they are jointly owned, all members have equal votes and enjoy a democratic control on the organization. Democratic control कहते हैं कि हर एक का equal right है। Example include cooperative banks, schools, hospital, etc. ठीक है, अब आप लोगों को ये definition समझ आई है?
हाँ जी, मुझे बताइएगा यहाँ तक बात समझ आ गई? डन। चलें जी। सो वेरी गुड दानिश, हनान, अनमोल। हाँ जी, इब्शाम, आपको बात क्लियर हो गई है बेटे? सैयद अहमद, देखो बेटे, मतलब जब अगर आपने प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऑब्वियसली सी बात है कि आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की होगी मुझे उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंगली मुझे जो प्रॉफिट है वो मिल जाएगा। हाँ जी अहमद हसन, मुझे बताओ समझ आ गया? चलें जी। तो हम लोगों ने बेटे मेजॉरिटी मेंबर्स की कॉपरेटेड। हाँ जी, चलें जी। तो हम लोगों ने बेटे यहाँ पे आज जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ये सारी कंप्लीट कर ली। कमर्शियल पढ़ लिया, नॉट फॉर प्रॉफिट पढ़ लिया, पब्लिक सेक्टर पढ़ लिया, एनजीओस पढ़ लिया और कॉपरेटिव्स पढ़ लिया। ठीक है। सो अब आप लोगों को इससे रिलेटेड चलें। हाँ जी, सबसे पहले ये जी क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले ये पढ़ो और मुझे बताओ आपको इसके बाद आपको ये क्वेश्चन समझ आया? हाँ जी, मुझे बताइएगा आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? मुराद अली, आपने बेटे ए आंसर लिखा है। ए इज नॉट द आंसर, एंड इज द आंसर। ये आंसर मार्क हुआ हुआ है यहाँ पे। मुराद, मैंने बेटे आप लोगों के लिए ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। सो वो कहता है एंडी एंड जेन आर स्टडिंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू एंडी, the word limited is used in case of private limited companies because their ownership is not open to the public and is restricted to a lower number of owners than public limited companies. Jane agrees. According to her, limited is used for private limited companies because the liability of the owner of the organization is limited to their investment.
उसने कहा है whose स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एंडी की स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। समझ आ गया? तो जो जेन का कॉन्सेप्ट है ना, वो अभी हमने डिस्कस किया था ना, लिमिटेड का कॉन्सेप्ट कि दे हैव अ लिमिटेड लाइबिलिटी, इसलिए बताया था कि इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है मुराद, आई गेस आपने करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क किया। डन, चलो जी। हाँ जी, ये क्वेश्चन देख के मुझे बता दो आप लोगों को समझ आया? हाँ जी, जल्दी से बता दीजिएगा, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है बेटे? चलें जी, सो इट्स गुड कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब आप लोगों को ये जहां तक आज हमने पढ़ा है, आप लोगों को यहाँ तक आज भी स्लाइड्स जो हैं, अंजर मैं पिछला क्वेश्चन जो था वो जी ये क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था आपको। मैंने भी क्वेश्चन नंबर 3 कराया है, 4 कराया है, 2 नहीं मैंने भी आपको कराया। डन, तो 2 को मत अभी देखिएगा, मैंने 3 कराया है और 4 कराया है। ठीक है, तो आप लोगों को आज जहां तक पढ़ाया गया है, आपको यहाँ तक अभी क्वेश्चंस जो हैं, सॉरी जो स्लाइड्स हैं, आपको भी पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाती हैं। तो कोई मसला होगा उसको तसल्ली से पढ़ना और फिर आप लोग मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, अब हम इंशाल्लाह ताला कल पढ़ेंगे। ठीक है जी, सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर।